आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। हमें अपने प्रतिदिन के अनुभव द्वारा यह ज्ञात है कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना या उसे किसी कार्य के प्रति आकर्षित करना अथवा नवीन चेष्टाओं, प्रयासों एवं संकल्पनाओं की ओर मोड़ना अथवा उसमें लिप्त रखना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। सामान्य तौर से प्रचलित उक्तियां जैसे भूखे भजन न होहि गोपाला, चल सकता है कहाँ तन मन के बिना, या घोड़े को जलाशय के किनारे तक पहुंचाया तो जा सकता है किंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, यह साबित करती हैं कि प्राणी के भीतर या उसके परिवेश में कुछ ऐसी चालक या आकर्षक शक्तियाँ होती हैं जो उसके व्यवहार को उत्पन्न करती हैं या संचालित करती हैं। एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग आचरण प्रदर्शित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कक्षा के कुछ छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो कुछ कहीं और या किसी अन्य बातों में लगे रहते हैं। भोजनालय में जाने पर आप स्वयं देख सकते हैं कि किसी को कोई स्वाद वाला भोजन पसंद है तो किसी को अन्य प्रकार के स्वाद वाला भोजन। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके विपरीत एक ही व्यक्ति परिस्थितियों में कई ढंगों से अपने आप को प्रस्तुत करता है। कभी आप कॉफ़ी हाउस में घंटों तक बैठे रहते हैं तो कभी वहाँ से गुजरते हुए उधर देखते भी नहीं। कक्षा में उसी छात्र को ध्यान देने के लिए कभी बार बार कहना पड़ता है तो कभी किसी अन्य परिस्थिति में वह छात्र इतना ध्यानमग्न होता है कि आपको कुछ कहने की जरूरत तक ही नहीं पड़ती। कक्षागृह या उसके बाहर दैनिक जीवन की अनेक ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख संभव है जिनमें विभिन्न व्यक्ति एक ही परिस्थिति में विभिन्न आचरण प्रस्तुत करते हैं या एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न संदर्भों में कई ढंगों से पेश आता है। आचरण संबंधी इन परिस्थितिगत या व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या करने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक जिस संप्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसे हम अभिप्रेरणा अथवा मोटिवेशन कहते हैं। फ्रेडरिक जे मैकडॉनल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति के भीतर उस ऊर्जा परिवर्तन अर्थात एनर्जी चेंज से है जिसमें भावात्मक प्रबोधन, अफेक्टिव एराउजल तथा प्रत्याशित लक्ष्य प्रतिक्रिया एंटीसिपेटरी गोल रिएक्शन निहित हो। उनकी दृष्टि में अभिप्रेरणा के अंतर्गत 3 तत्व मौजूद होते हैं। पहला तत्व अभिप्रेरणा का प्रारंभ व्यक्ति के ऊर्जा परिवर्तन अर्थात एनर्जी चेंज से जुड़ा होता है। कतिपय ऊर्जा परिवर्तन प्राणी की शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे क्षुधा, पिपासा एवं मैथुन से संबंधित होती हैं, जबकि मानवीय संदर्भों में यह स्थिति अधिकतर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे निष्पत्ति, मान सम्मान, यश या ख्याति प्राप्त करने की इच्छा इत्यादि पर निर्भर होती है। ऐसी दशाओं में व्यक्ति के ऊर्जा परिवर्तन में निहित शरीर क्रियात्मक आधार का सही अनुमान लगा पाना कठिन है। दूसरे तत्व के अंतर्गत अभिप्रेरणा की दशा में प्राणी एक तरह का भावात्मक प्रबोधन अफेक्टिव एराउजल प्रदर्शित करता है। यहाँ भावात्मक प्रबोधन से अभिप्राय व्यक्ति की भावात्मक या रागात्मक मनोदशा से है। वह किसी कार्य के प्रति सहज रूप से आकर्षण
या खिंचाव का अनुभव करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति की यह अनुभूति हमेशा प्रचंड या तीव्र रूप में व्यक्त हो। उदाहरण के लिए अभिप्रेरणा की दशा में छात्र चुपचाप अपने अध्ययन कक्ष में आसन जमाकर पढ़ सकता है या वह दिन रात अपने विषय की तैयारी कर सकता है। तीसरे तत्व में अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति एक प्रत्याशित लक्ष्य प्रतिक्रिया एंटीसिपेटरी गोल रिएक्शन का प्रदर्शन करता है। वह एक ऐसी अनुक्रिया व्यक्त करता है जो उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जैसे भूखा व्यक्ति भोजनालय की ओर और प्यासा व्यक्ति प्याऊ की ओर जाने की चेष्टा करता है। प्रत्याशित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुक्रिया को उत्पन्न करने से प्राणी में अंततोगत्वा ऊर्जा परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने तनाव को दूर कर लेता है और एक संतोष या तुष्टि की अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा के अंतर्गत विद्यमान ये तीनों तत्व इस संप्रत्यय की व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से एक प्रभावी प्रतिमान या मॉडल का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। अभिप्रेरित व्यक्ति में प्रबोधन से लेकर लक्ष्य संप्राप्ति तक की इस दशा को हम प्रतिमान द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। प्रस्तुत प्रतिमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के लिए व्यक्ति में प्रबोधन अथवा अराउजल का होना आवश्यक है। प्रबोधित हो जाने पर वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक एवं अपेक्षित क्रियाओं या व्यवहार को उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार के व्यवहार के परिणाम स्वरूप लक्ष्य की संप्राप्ति होती है और व्यक्ति के प्रबोधन की दशा का न्यूनीकरण या अवलोप हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि अभिप्रेरणा के इस प्रतिमान में दो महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। पहली यह कि व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसी अनुक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है जो उसके मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करने में समर्थ हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में वह दुर्गम एवं असाध्य लक्ष्यों का चयन कर सकता है। और दूसरी मान्यता यह कि लक्ष्य की संप्राप्ति व्यक्ति के लिए संतोषदायिनी होती है, परंतु उसका यह अनुमान कि कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं गलत भी सिद्ध हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के संप्रत्यय की विलक्षणता पर, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के संप्रत्यय को समझने और उसकी विलक्षणता की सम्यक पहचान करने की दृष्टि से कुछ विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली विशेषता है अभिप्रेरणा के अंतर्गत निर्देश पूर्णता होती है। अभिप्रेरित व्यक्ति चयनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। वह कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाओं को ही उत्सर्जित करता है। दूसरा, अभिप्रेरणा के संप्रत्यय द्वारा व्यवहार के चयनात्मक स्वरूप की व्याख्या संभव है। इसके माध्यम से यह कह पाना कठिन है कि जिस अनुक्रियाओं को व्यक्ति उत्पन्न कर लेता है उन्हें उसने किस प्रकार सीखा। तीसरा है कि अधिगम हेतु अभिप्रेरणा को आवश्यक माना जाता है, किंतु इसे पर्याप्त कारक के रूप में अंगीकृत नहीं किया जा सकता। यदि प्राणी अभिप्रेरित नहीं है
तो वह वांछित अनुक्रिया अर्जित करने के लिए अपेक्षित मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेगा और इस प्रकार वह अनावश्यक परिवर्तन लाने वाली अधिगम परिस्थितियों से बचने की भरसक कोशिश करेगा। चौथी विशेषता है अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने के लिए प्रस्तुत 3 कारकों में से किसी एक का उपस्थित होना आवश्यक है। 3 कारक कौन कौन से हैं? पहला है पर्यावरण जन्य वे निर्धारक तत्व जिन्होंने व्यवहार को उत्पन्न किया है, और दूसरा कारक होता है आंतरिक इच्छा, जिसे हम चाह कहते हैं, आवश्यकता या प्रेरक, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अभीष्ट क्रिया प्रदर्शित करता है। और तीसरा कारक होता है अभिप्रेरक, इंसेंटिव, लक्ष्य या वस्तु मूल्य, जिसे हम ऑब्जेक्टिव वैल्यू कहते हैं, जिससे प्राणी आकर्षित हुआ है। इन 3 कारकों में से जो प्रथम कारक है वह व्यक्ति के बाहर, और जो शेष 2 कारक हैं वह और दूसरा और तीसरा वो व्यक्ति के भीतर विद्यमान दशाओं या मन स्थिति से संबंधित होते हैं। 5वीं विशेषता है कि प्रत्येक संस्कृति या व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रेरकों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती रहती है। अब आप पूछेंगे क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि प्रेरक शक्ति के अर्जित होने में व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव उत्तरदायी होते हैं, और इन्हीं विशिष्ट अनुभवों के आधार पर वह परिवर्तन होता रहता है। 6ठी विशेषता है कि एक ही प्रेरक की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। किसी व्यक्ति के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए हम उसकी निंदा करते हैं, उसके भ्रष्टाचारी होने का प्रचार करते हैं, उस पर आक्रमण या उसकी उपस्थिति से बचने का व्यवहार आदि में एक या कई तरीकों का अनुप्रयोग प्राय एक साथ करते हैं। 7वीं विशेषता है कई प्रकार के प्रेरकों की अभिव्यक्ति एक ही जैसे व्यवहार के माध्यम से संभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बालक जोर से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो दूसरा बालक ऐसे ही व्यवहार अपने साथियों के मनोरंजन हेतु करता है। 8वीं विशेषता है प्रेरकों की अभिव्यक्ति यदाकदा प्रच्छन्न रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम लैंगिक अंतर्द्वंद्वों के कारण लड़के प्रायः चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। 9वीं विशेषता एक विशेष प्रकार के आचरण या व्यवहार द्वारा कई प्रेरकों की अभिव्यक्ति संभव है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में देर तक कार्य करने वाला वैज्ञानिक सत्यान्वेषण की इच्छा, यश की इच्छा, सम्मान प्राप्त करने की भावना, अपने परिवार के भरण पोषण हेतु अपने आय बढ़ाने की आवश्यकता से अनुप्रेरित हो सकता है। यानी कई कारण हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि एक ही आचरण में कई तरह के अनुप्रेरक या समकालिक रूप में उपस्थित होते हैं। अंगूठा या उंगली चूसने वाला बालक सुख प्राप्ति की भावना, बड़ों के आतंक से बचने की इच्छा अथवा अकेले में कार्य करने की प्रवृत्ति से अनुप्रेरित हो सकता है। अगली विशेषता है कि व्यक्ति जिन क्रियाओं में अपने को तल्लीन कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, उनके वर्गीकरण कर लेने मात्र से प्रेरकों की अंतिम सूची नहीं प्रस्तुत की जा सकती। इसके विपरीत उन क्रियाओं के अंतर्निहित बुनियादी प्रेरकों के बारे में अनुमान लगाना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।